किसी ने सुना, फिर किसी और ने कहा, फिर तीसरे ने सुना, तीसरे ने सुना, चौथे को कहा, चौथे ने सुना, पांचवें को कहा। इस तरह से बात जो है वो अफवाह के तौर पर फैल जाती है। तो ये अफवाह क्या है? ये नदी तंत्र की हम बात कर रहे हैं ना, इसको भी क्या कहा गया है? अपवाह तंत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? अपवाह तंत्र कहा गया है। तो ये जो अफवाह तंत्र है, ये जो अफवाह तंत्र है, यहाँ पर सबसे पहले जो अगर हम टॉपिक शुरू करेंगे तो उससे पहले देख लीजिए बेसिक चीजें कि पढ़ें क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है हमें, हम क्या क्या पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले जो कुछ परिभाषाएं हैं जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब मैं आगे बताऊंगा और उन शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा, है ना, जैसे नदी द्रोणी शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, अपवाह तंत्र का मैं प्रयोग करूंगा, अपवाह शब्द का प्रयोग करूंगा, तो आपको लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हैं। इसलिए कुछ मूलभूत परिभाषाएं, कुछ मूलभूत शब्द जो हैं उनका मतलब, उनका अर्थ आपके लिए जानना जरूरी है। तो पहला तो हमारा टॉपिक यही है इस विषय का, यानी कि इस चैप्टर का जो अफवाह तंत्र चैप्टर, इसका टॉपिक यही है। उसके बाद हिमालयन अफवाह तंत्र, हिमालय की, हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों से निकलने वाली जो नदियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी अफवाह तंत्र, सिंधु नदी और उसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना के बारे में, कोसी के बारे में आपने सुना होगा, इस सब के बारे में पढ़ने वाले। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी जो सहायक नदी है इस सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इन नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से ये नदियां निकल रही है, क्यों वहां पर उद्गम स्थल है, ऐसा क्या कारण है कि नदियों का उद्गम स्थल वहीं पर है। इसके अलावा वह नदियां कहाँ जाकर के मिल रही है, कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण करती है ये सारी नदियां, इस सब के बारे में हम किसमें पढ़ने वाले? अफवाह तंत्र में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, यानी कि दक्षिण भारत की जितनी नदियां होगी, आपने प्रायद्वीपीय पठार जरूर पढ़ा होगा, तो दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं उस सब के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी समझेंगे कि कौन सी नदियां कहाँ, कौन सी नदियां अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं और कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में, यानी कौन सी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी नदियां अरब सागर में गिर जाती है, और ऐसा क्यों होता है यह भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा, इसके अलावा बात करेंगे जो नदी जल है ना, नदी का जो जल है उसके उपयोग की क्या क्या सीमाएं हैं, हम कहाँ तक उसका उपयोग कर सकते हैं और कितना हमने उपयोग कर लिया, क्या जल अब उपयोग करने लायक बचा है या नहीं बचा है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सब के बारे में इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। तो ये कुल मुख्य रूप से 4 टॉपिक में कवर करवाऊंगा। कुछ मूलभूत परिभाषाएं जो मैंने बताया, हिमालयन अफवाह तंत्र, हिमालयी अफवाह तंत्र, इसमें सिंधु नदी का अफवाह तंत्र है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का है। प्रायद्वीपीय जो भारत है, दक्षिण भारत है, उसका अफवाह तंत्र कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, इस सब का नाम आपने सुना होगा, है ना। इस सब नदियों का आपने नाम जरूर सुना होगा। क्या क्या नाम मैंने बताया? मैंने नर्मदा बताया, है ना, नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले प्रायद्वीपीय भारत में। और ये सब सारी जो नदी है उनके जल की क्या विशेषताएं हैं, क्या उपयोगिताएं हैं, ये सब हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे, है ना। ये सब हम इसी टॉपिक में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले कुछ मूलभूत परिभाषाएं हैं वह देख लेते हैं। क्या क्या परिभाषा है? आपने अफवाह तंत्र इस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? अपवाह तंत्र नाम है। तो अफवाह तंत्र तो जाहिर सी बात है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो अपवाह और दूसरा तंत्र। तो सबसे पहले ये देखेंगे अपवाह क्या होता है ना। अपवाह क्या है? तो बेसिकली जब बारिश या बर्फ पिघलती है ना, चट्टानों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जब बर्फ पिघलती है और बारिश होती है तो पानी जो है किसी न किसी माध्यम से नीचे की ओर बहता है, वह माध्यम जलवाहिका कहलाती है। वह माध्यम क्या कहलाती है? जलवाहिका। और वह माध्यम है कहाँ? पहाड़, पहाड़ से बहेगी, जंगलों के रास्ते या मैदानों से नीचे की ओर बहती हुई आती है। यही बहता हुआ जो जल है, यही बहता हुआ पानी क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है ना। बहती हुई, जो उड़ती हुई हवा उधर अपवाह कहलाती है, और बहता हुआ पानी नदी तंत्र में क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। सिंपल सी बात, अगर आपसे कोई पूछेगा अपवाह अपवाह किसे कहते हैं, अफवाह से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखिएगा? बहते हुए पानी को अपवाह कहते हैं या बहते हुए जल को अपवाह कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? बहते हुए पानी या बहते हुए जल को अपवाह कहते हैं। तो जैसे ही बारिश हुई, है ना, जैसे ही क्या हुई? बारिश हुई या किसी भी कारण से यह बर्फ जमी हुई है, तो वहां पर क्या है कि बहुत सारे, है ना, पठारों के माध्यम से, ये रहा जंगली इलाका, और ऐसे करके जा करके मैदानों में आकर के क्या होता है, यहाँ पर समुद्र में नदी क्या हो रही है? मिल जा रही है। तो यही जो बहता हुआ पानी है ना, यही जो बहता हुआ पानी है, इसको क्या कहेंगे? अपवाह कहेंगे। 2 नंबर में आपसे पूछेगा कि अपवाह से आप क्या समझते हैं या अपवाह किसे कहते हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि जब बारिश होती है, बर्फ पिघलती है, तो बहुत जो जलवाहिका
वाहिकाएं हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है ना, जंगल है, इस सब से होकर के पानी बहते हुए नीचे की ओर आती है और इसी बहते हुए पानी को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। इसी बहते हुए पानी को क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। ठीक है, तो एक मूलभूत परिभाषा है ये। दूसरा है अपवाह क्षेत्र। दूसरा क्या है? अपवाह क्षेत्र, है ना। तो जिस पूरे इलाके से पानी बहकर किसी नदी में आता है, वही इलाका उस नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र मतलब एरिया, यानी किसका मतलब है? थोड़ा सा बड़ा होगा। जिस पूरे इलाके या पूरे क्षेत्र से पानी बहकर किसी नदी में आता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये एक ही मुख्य नदी है। इसको मैंने कहा ये एक ही मुख्य नदी है ना, एक ही क्या है? मुख्य नदी है, और इसकी ब्रांचेस निकली हुई, इसकी शाखाएं ये निकली हुई है। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इससे भी बह करके समुद्र में आ रही है, इससे भी बह करके यहाँ समुद्र में आ रही है ना, इससे भी बह करके, यहाँ से भी बह करके कहाँ आ रही है? समुद्र में आ रही है। तो यह पूरा क्षेत्र जिससे यह पानी बह रहा है, यह पूरा का पूरा क्षेत्र जिससे यह पानी बह रहा है और बह करके कहाँ आ रहा है? नदी में या समुद्र में आ रहा है, वही इलाका क्या कहलाता है? उस नदी का अपवाह क्षेत्र। मतलब किन किन क्षेत्रों से होकर के पानी बहती है। जैसे गंगा की बात करें तो उत्तराखंड, है ना, गंगा का अपवाह क्षेत्र क्या क्या हो जाएगा? अगर गंगा की अपवाह क्षेत्र की बात करें, गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र की, तो सबसे पहले उत्तराखंड हो जाएगा, यूपी होगा, है ना, बिहार होगा, है ना, बिहार होगा, वेस्ट बंगाल होगा और बांग्लादेश होगा। और कौन सा होगा? बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश होगा। तो ये सारे के सारे गंगा नदी के लिए क्या कहलाएंगे? अपवाह क्षेत्र कहलाएंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों से होकर के गंगा नदी बहती है। गंगा नदी का बहाव क्षेत्र ये है, और इसी को क्या कहा गया है? अपवाह क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? इसी को अपवाह क्षेत्र कहा गया, है ना। तो ये हमारा दूसरा परिभाषा रहा। पहला तो हमने देखा अपवाह किसे कहते हैं, और दूसरा हमने देखा कि अपवाह क्षेत्र किसे कहते हैं। इसके बाद तीसरी मूलभूत परिभाषाएं जो है, जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण, है ना। जैसे आप कहीं गए, आपने क्या किया? आपने कहीं पर क्या किया? जैसे एग्जाम्पल के लिए भोजन किया, है ना, तो वहां कहा जाता है ना कि भोजन ग्रहण कर लियो, है ना, भोजन ग्रहण क्या न लिया, ऐसे करके कहते हैं ना, मिथिला में ऐसे करके कहते हैं, है ना। तो भोजन ग्रहण करना मतलब आप कहीं गए, भोजन खा के आ गए, तो वह कोई ना कोई जगह होगा, कोई ना कोई स्थान होगा, कोई ना कोई क्षेत्र होगा। उसी तरह नदी जो है कहीं ना कहीं से तो नदी का जल कहीं ना कहीं से उद्गम होता होगा। नदी की शुरुआत तो कहीं से कहीं होती होगी। तो नदी जहां से जल को ग्रहण करती है, जहां से नदी जल को लाती है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा करके लाती है, उसे, है ना, उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। कोई भी एक खास क्षेत्र हो सकता है, हर नदी के लिए अलग अलग क्षेत्र होगा, तो वह उस नदी के लिए विशिष्ट क्षेत्र है, विशिष्ट स्थान है, विशेष स्थान है। तो नदी जिस विशेष स्थान से जल बहा करके ला रही है, उस स्थान को जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि नदी का जो जल है, नदी अपना जल कहाँ पर ग्रहण करती है? नदी अपना जल कहाँ लेती है? जल ग्रहण क्षेत्र में। और बात करें यहाँ पर पिक्चर में, तो पिक्चर में एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये जो नदी है, ये जो नदी आप देख रहे हैं, है ना, जस्ट वेट, यह जो नदी आप देख रहे हैं, यह सिंधु नदी है। यह कौन सी नदी है? यह जो है सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी का जलग्रहण क्षेत्र मैं बताता हूँ, कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, जिसको अंग्रेजी में इंडस कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इंडस रिवर कहा जाता है। यहाँ पर इंडस लिखा हुआ है। तो सिंधु नदी का जलग्रहण क्षेत्र कहाँ है? तो सिंधु नदी का जलग्रहण क्षेत्र की अगर बात करें, जलग्रहण क्षेत्र की अगर बात करें, है ना, जस्ट वेट, तो यहां पर एक ग्लेशियर है, जिसका नाम है बोकार चू ग्लेशियर। क्या नाम है? हिंदी में मैं अगर लिखूं तो बोकार चू ग्लेशियर। क्या है? बोकार चू ग्लेशियर है। अब पूछेगा ये ग्लेशियर है कहाँ? तो यह जो ग्लेशियर है, यह ग्लेशियर है, मैं यहां लिख देता हूं, यह जो ग्लेशियर है, आपने तिब्बत का नाम सुना होगा, है ना, आपने तिब्बत का नाम सुना होगा। तो मानसरोवर झील तिब्बत,
मानसरोवर झील तिब्बत के पास से क्या निकल रही है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोकार्चो ग्लेशियर। यहां से सिंधु नदी अपना जल ग्रहण करती है और यही बोकार्चो ग्लेशियर क्या हो गया सिंधु नदी के लिए, जल ग्रहण क्षेत्र हो गया। क्या हो गया सिंधु नदी के लिए यह क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र हो गया। आ गया जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं, सिंधु नदी अपना जल ग्रहण कहां से करती है, अपना जल कहां से ले जाती है, बोकार्चू ग्लेशियर के पास। ये बोकार्चू ग्लेशियर कहाँ है, तिब्बत में मानसरोवर झील में स्थित बोकार्चू ग्लेशियर है। यहां से सिंधु नदी अपना जल उठाती है यानी कि जल ग्रहण करती है और इसी स्थान को क्या कहेंगे, सिंधु नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंधु नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, अगला हमारा मेन टॉपिक है अपवाह तंत्र, है ना। क्या है टॉपिक, अपवाह तंत्र है। तो कहा जा रहा है यहां पर जल मार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है ना। बहती हुई जल जो है, नदी का बहता हुआ जल अपवाह कहलाता है और जल मार्गों का जो जाल है उसको क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र। तो यहां पर देख लीजिए, है ना, बहुत सारी नदियां यहां पर आपको दिख रहा होगा बह रही है ना, बहुत सारी नदियां बह रही है। ठीक है, यहां पर है ना गुमाल है, तोची है, कुराम है, काबुल है, ऐसी बहुत सारी स्वायत है ना। इसके बाद है यहाँ पर या सिंधु, मुख्य नदी सिंधु है ही है, चिनाब यहाँ पर है, झेलम है ना, राबी नदी है, ब्यास है, सतलज है, ये सारी नदियां हैं। तो मुख्य रूप से इन सब नदियों को क्या कहेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे। ये नदियों का एक जाल है ना, जलमार्गों का एक जाल है जिसको क्या कहा जाएगा, अपवाह तंत्र कहा जाएगा। समझ में आया, अपवाह और अपवाह तंत्र में अंतर। अपवाह बहती हुई नदी का पानी, बहती हुई नदी का पानी जो है उसको क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। और बहुत सारी नदियों का जो तंत्र होता है, जो जाल होता है, उसको क्या कहा जाता है, अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं उसको, अपवाह तंत्र कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें अपवाह प्रतिरूप। अब देखिए, नदी बहते हुए बहुत सारे प्रतिरूप बनाती है, बहुत सारे आकृतियां का निर्माण करती है ना। नदी जब बह रही होती है तो ऐसा नहीं है कि नदी एकदम से सीधी रेखा में बहती है, नहीं। नदी क्या करती है, बहते हुए बहुत सारे प्रतिरूपों का, आकृतियों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये जो ये ग्लेशियर है ना, ये क्या है, ग्लेशियर। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, मान लीजिए ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ है, यहां से कोई नदी बह रही है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, यहां से कोई नदी बह रही है तो नदी जो है बहेगी, नदी का उद्गम स्थल होगा, पहाड़ की चोटी है और यहां से जो नदी बहेगी, तो एग्जाम्पल की नदी यहां आएगी और जैसे आप पहाड़ से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ जो मैदानी क्षेत्र है ना, सबसे पहले ये जो है पहाड़ से नीचे इधर का जो मैदानी क्षेत्र है, तो नदी बहेगी कैसे, सो समझिएगा। नदी यहाँ से आई, नीचे की ओर उतरती हुई आई, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में आएगी। तो मैदानी क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि मैदान में सीधी बहेगी, हो सकता है कुछ नदियों के ब्रांचेस इधर से निकल जाए, कुछ नदियों के ब्रांचेस इधर से, उसी नदी का अलग अलग ब्रांच, अलग अलग शाखाएं हो जाएंगी और फिर एक नदी इधर से चली जाएगी। तो बहुत सारी क्या बन जाएगी, एक आकृति का निर्माण कर रही है, पेड़ लाइक, ट्री लाइक आकृति। ऐसे करके देखिएगा, ऐसे आकृति का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कुछ नदियां जो है इस तरह से आकृति का निर्माण करती है, इस तरह से, है ना, ऐसे करके आकृतियों का निर्माण करती है। तो जब नदियां बहती है ना, तो कुछ न कुछ स्वरूप, कुछ न कुछ आकृतियों का निर्माण करती है, उसी को क्या कहा जाता है, अपवाह स्वरूप कहते हैं। अपवाह स्वरूप क्या कहते हैं उसको, अपवाह, जस्ट वेट, अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है, वही बात यहाँ पर बताई गई है। आजा भाई पेन, है ना। ठीक है, जब नदियां और नाले मिलकर के किसी इलाके में पानी के बहने का एक तरीका या नक्शा बना देते हैं, चाहे वो नक्शा किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो उससे ही क्या कहा जाता है, अपवाह प्रतिरूप। क्या कहते हैं उसको, अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अगर आप मैप में यहाँ, जस्ट वेट, अगर आप मैप में यहाँ पर पिक्चर में यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे तरह के अपवाह स्वरूप होते हैं। जैसे यहाँ पर एक ब्रांच लाइक, जैसे मैंने बताया ना कि नदियाँ यहाँ से निकल ली है, फिर यहाँ पे ऐसे गई, मतलब बहुत सारी नदियों के, एक ही नदियों से बहुत सारी नदियाँ निकल रही है। उसके बाद अगर पहाड़ के ऊपर नदियाँ बहती है तो पहाड़ के सभी साइड से नदियाँ निकलेंगी, सही साइड है, तो ये भी एक आकृति बना रही है। ठीक है, यहाँ पर पेड़ लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे, है ना, मतलब मुख्य नदी तो है ही, बाकी इसकी ब्रांचेस निकली हुई, बाकी इसकी शाखाएं निकली हुई है ना, कुछ ऐसी आकृतियां बना रहा है, कुछ ऐसी आकृतियां बना रही है। तो ये सब क्या है, ये सब नदियों के द्वारा बनाया गया स्वरूप है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अपवाह प्रतिरूप। क्या कहते हैं इसको, अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको, अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा जो है, अगला हमारा महत्वपूर्ण शब्द जिसके बारे में हमारा जानना जरूरी
है ना। इसलिए क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा, बात करूंगा, सीधा मैं कह दूंगा अपवाह प्रतिरूप, तो आप कहोगे सर ये क्या होता है अपवाह प्रतिरूप, ये तो आपने बताया नहीं। इसलिए बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है ना। मैं बता दूंगा अपवाह तंत्र, आप कहोगे सर मुझे पता ही नहीं, मैं अब कह दूंगा अपवाह, है ना, तो आप कहोगे मुझे पता ही नहीं है। तो इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है, सारे शब्दों का अर्थ, सारे शब्दों का मतलब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर जो हमारा शब्द है यह अपवाह द्रोणी है ना। अब मैंने कहीं पर शब्द इस्तेमाल कर दिया अपवाह द्रोणी और आपको पता ही नहीं है ना, या फिर ऐसा हो मैं भी ना बताऊं, सीधा सीधा मैं डायरेक्ट आ जाऊं है हिमालय नदी तंत्र इस पर आ जाऊं, तो कहीं ना कहीं जब मैं शब्द का प्रयोग करूंगा तो आपको दिक्कतें होंगी, कहोगे सर क्या क्या कह रहे हो आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए पहले जो सारे शब्द हैं, जिस शब्द का इस पूरे चैप्टर में उपयोग किया जाएगा, वो सारे शब्द के मतलब आपको पता होने चाहिए। इसलिए सारे शब्द एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां अपवाह द्रोणी, यह अपवाह द्रोणी वह क्षेत्र होता है जहां वर्षा या पिघली हुई बर्फ का पानी एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाता है। एक मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, है ना, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो क्या है कि एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी है। कहीं से भी चाहे बारिश हुई है ना, यहाँ पर क्लाउड है, यहाँ पर क्या है क्लाउड है, और यहाँ पर क्या हो रही है बारिश हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पर धीरे 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 करके बारिश हो रही है। या तो बारिश हुआ या फिर चट्टानों पर यहाँ पर क्या, यहाँ से पानी पिघल करके नीचे आया, पानी आया नीचे, तो पानी तो आया ही नीचे, उसके बाद ये नदियां बह रही है ना, यह नदियां बह रही है। यह क्या है, मैं एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ, एक तरह की मुख्य नदी है। क्या है यह मुख्य नदी है, और कुछ नदियां आ करके इसमें मिल जा रही है ना, कुछ नदियां आ करके इस नदियों में मिल जा रही है। कहीं कहीं से नदियां आ रही है और इसमें मिल जा रही है ना, इसमें मिल जा रही है। जैसे बात करें सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदी है, गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदी है, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक तो आपका यह हो गया मुख्य नदी, यह कौन सा नदी है मुख्य नदी, और बाकी की जो नदी है यह कौन सी हो गई, यह सहायक नदी है। जब इन सभी का पानी, मतलब सहायक नदी भी किसमें जाकर मिल जा रही है, किसी न किसी पॉइंट पर मुख्य नदी में, सहायक नदी भी किसी न किसी पॉइंट पर मुख्य नदी में जाकर के मिल जा रही है। तो ये सभी नदियों का पानी मुख्य नदी से होते हुए अगर कहीं भी गिरेगा, है ना, मान लीजिए कहीं भी, है ना, समंदर में कहीं भी गिरेगा, ठीक है, ये पानी बाद में जाकर के गिरेगा ही, ये सारा पानी बाद में तो जाकर के गिरेगा ही। तो अगर कहीं भी गिरेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपवाह द्रोणी। क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे अपवाह द्रोणी। वही बात यहाँ पर है कि वह क्षेत्र जहाँ वर्षा या पिघली हुई बर्फ का पानी एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित होता है ना, एक ही स्थान पर। यहाँ पर अगर बात करें तो मान लीजिए ये क्या है, ये पूरी की पूरी मुख्य नदी है। ये इसको मैंने क्या कहा, यह मुख्य नदी है। कौन सी नदी है, यह मुख्य नदी है। और कुछ इसकी सहायक नदियां हैं, कुछ क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियों का पानी कहाँ मिला, मुख्य नदी में, और यह सारा पानी आकर के एक जगह इकट्ठा हो रहा है, एक जगह गिर रहा है। तो यह क्षेत्र क्या कहलाएगा, यह क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह क्षेत्र अपवाह द्रोणी कहलाएगा। क्लियर, चलिए, है ना, अच्छी बात है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे और एक दो परिभाषाएं होंगी हमारे पास। जल विभाजक, है ना, विभाजक का मतलब आप क्या समझते हैं, विभाजक का मतलब होता है जो विभाजित करता है, जो अलग करता है। सिंपल सी बात है, विभाजक का मतलब क्या, जो विभाजित करता है, जो अलग करता है, वही विभाजक होता है। सिंपल सी बात है ना, वही क्या है, विभाजक होता है। तो जल को यहाँ विभाजक, इसको किसको अलग किया जा रहा है, जल को अलग किया जा रहा है। और किसके जल को, नदी के जल को, किसके जल को, नदी के जल को अलग किया जा रहा है। तो विभाजक यहाँ पर क्या है, विभाजक यहाँ पर होगा या तो पहाड़ होगा, है ना, या तो पहाड़ होगा, या तो पठार होगा, है ना, मैदान हो सकता है। क्या हो सकता है, मैदान। कभी कभी ऊंचे जंगल भी हो सकते हैं, है ना, कभी कभी मरुस्थल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मरुस्थल भी हो सकता है। तो ये सब यहाँ पर किसके काम करेंगे, विभाजक के। किसके काम करेंगे, विभाजक के। और किसको विभाजित करना है, जल को। किसके जल को, नदी के जल को। तो जब दो नदियों के बीच कोई ऊंची जगह, जैसे पहाड़ी हो, ऊंचा मैदान हो, पठार हो, कुछ भी होगा, जो यह तय करता है कि कहाँ का पानी किस दिशा में जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं कि एक नदी हो सकता है, एक नदी जो है ना, एक नदी इधर बह रही है यहाँ पर, है ना, दूसरी नदी इधर बह रही है। तो मान लीजिए नदी का फ्लो का जो डायरेक्शन है, चलिए थोड़ा लार्ज स्केल पे समझाते हैं। एक नदी है ना, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, नदी है ना, दूसरी नदी है ना,
नदी एक है और यह जो है एक, मान लीजिए नदी क्या है, दो है, तो दो नदी है, दोनों नदी क्या हो रही है, बह रही है, एग्जाम्पल के लिए समानांतर बहती हुई आ रही है। और आगे जाकर के एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, आगे जाकर अगर कोई अवरोध नहीं होता तो नदी आ रही है और आगे जाकर कहाँ मिल जाती, सागर में मिल जाती, कहाँ मिल जाती, सागर या समुद्र में मिल जाती। ठीक है, अब सीधे सीधे बह करके आती और मिल जाती। अब क्या है एग्जाम्पल के लिए कि ये जो नदी ए है और जो नदी बी है धीरे धीरे करके क्या हो रही है, सपाट होती रही है, ऐसे हो रही है। और यहाँ पर बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा कोई आकृति है, कोई स्थल है, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, कोई आकृति है, कोई स्थल है। तो जब इन नदियों को सीधी सागर में मिलना चाहिए था, तब ये नदियां इन आकृतियों के सहारे बह करके कहाँ चली जाएगी, दोनों दूसरी तरफ चली जाएगी। और यहाँ पर जो भी स्थल है वो किसका काम कर रहा है, जल विभाजक का। किसका काम कर रहा है, जल विभाजक का। तो जब दो या दो से अधिक नदियों के बीच कोई ऐसा क्षेत्र हो, है ना, चाहे पहाड़ हो, पठार हो, मैदान हो, बड़ी बड़ी जंगल, मरुस्थल, कुछ भी होगा जो इसके रास्तों में आ जाएगा, इसके रास्ते को मोड़ देगा, तो इसको क्या कहेंगे, जल विभाजक। कुछ आकृति को, उस आकृति को जल विभाजक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उस आकृति को जल विभाजक कहा जाएगा। जस्ट वेट, एक मिनट, कहाँ चल गया भाई, हाँ, उस आकृति को क्या कहेंगे, जल विभाजक कहेंगे। वही लिखा हुआ है, जब दो नदियों के बीच कोई ऊंची जगह जैसे पहाड़ी ऊंचा मैदान होता है तो यह तय करती, यानी कि यह जो पहाड़ी होगा तो पहाड़ी, ऊंचा मैदान होगा तो ऊंचा मैदान, पठार होगा तो पठार, जो भी आकृतियां होंगी वो तय करेगी कि कहाँ का पानी किस दिशा में, किस नदी में जाना है। तो उसी ऊंची जगह को, उसी ऊंची जगह, ऊंची आकृति को क्या कहा गया है यहाँ पर, जल विभाजक। उसी ऊंची जगह को, उसी ऊंची आकृति को जल विभाजक कहा गया। वो जल विभाजक कुछ भी हो सकता है, नदी हो सकता है, नाला, नदी हो सकता है, सॉरी, पहाड़ हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, मैदान हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे और क्या है, नदी द्रोणी है ना, नदी द्रोणी। तो नदी द्रोणी क्या होता है, उसी इमेज से मैं समझाता हूँ, ना, जो सिंधु नदी का इमेज था हमारे पास, वही नदी द्रोणी क्या होती है कि बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। तो इसका मतलब है छोटे नदियों का भी जलग्रहण क्षेत्र होगा। जब यहाँ पर बड़ी नदी का जलग्रहण क्षेत्र लिखा हुआ है तो छोटी नदियों का भी तो जलग्रहण क्षेत्र होगा। तो बड़ी नदियों का जो जलग्रहण क्षेत्र होगा उसको तो द्रोणी कहेंगे। यहाँ पर बड़ी नदियां कौन सी है, यहाँ पर अगर बड़ी नदी की बात करें तो यहाँ पर बड़ी नदी कौन सी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी है यह कौन सी नदी है, सिंधु नदी है ना। यहाँ पर लिख दीजिए, यह जो नदी है इसको कहते हैं सिंधु नदी। क्या कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको इंडस रिवर क्या कहते हैं, इंडस रिवर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र, और जलग्रहण क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां से नदियां अपना जल लेती है ना, जहां से नदियों का उद्गम स्थल होता है। तो सिंधु नदी कहां से जल लेती है, तो एक जगह है, मैंने आपको बताया था कहां पर, एक जगह है, यह जो स्थान है, यह जो स्थान है इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है ना, इसको कहा जाता है मानसरोवर। क्या कहते हैं, मानसरोवर झील। क्या कहते हैं इसको, मानसरोवर झील कहते हैं। जो ये मानसरोवर झील है यह कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ है यह, तिब्बत में। कहां पर, तिब्बत में। तो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास से एक क्या है, एक ग्लेशियर है ना। ग्लेशियर मतलब क्या होता है, ग्लेशियर मतलब जहां पहाड़ ही पहाड़ होते हैं, बर्फ के पहाड़ होते हैं। ग्लेशियर मतलब बर्फ के पहाड़ है ना, जो पिघलते रहते, समय समय पर पिघलते रहते, तभी तो नदी में पानी आता है। अगर वो पहाड़ नहीं पिघलेंगे तो नदी में पानी कहां से आएगा। तो जो ये ग्लेशियर होते हैं जिसका नाम है बोकरचू ग्लेशियर, क्या नाम है, बोकारचू ग्लेशियर या बोकरचू ग्लेशियर, आप कुछ भी कह लीजिए, है ना, बोकारचू ग्लेशियर। क्या कहते हैं इसको, बोकारचू ग्लेशियर कहा जाता है। इन बोकारचू ग्लेशियर से सिंधु नदी अपना जलग्रहण करती है, और बड़ी नदियां जहां से जलग्रहण करती है उसे क्या कहते हैं, नदी द्रोणी। इसका मतलब बोकारचू ग्लेशियर जो है यह एक टाइम पर जलग्रहण क्षेत्र भी कहलाएगा, और वहीं अगले टाइम पर क्या कहलाएगा, नदी द्रोणी कहेगा, क्योंकि ये नदी यहां से अपना क्या कर रही है, जलग्रहण कर रही है। ठीक है, यहां से अपना जल ग्रहण कर रही है, बोकारचू ग्लेशियर से अपना जल ग्रहण कर रही है। आई होप सो क्लियर होगा ये सारे वर्ड। फिर आगे देखिए, अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला हमारा जो शब्द जिसका मतलब है समझना, जल संभर। क्या है, जल
संभर, है ना, क्या है, जल संभर। तो छोटी नदी या जो नाले होते हैं इसके द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। अपवाहित क्षेत्र, अपवाह का मतलब नदी का, है ना, नदी का जो बहाव है उसको क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। बहती नदी को अपवाह कहा जाता है। और जिस क्षेत्र से, जिस स्थान से वह बह रही है, जिन जिन क्षेत्रों से वह बहेगी उस क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहेंगे। तो छोटी नदियां या नाले जिस अपवाहित क्षेत्र को, है ना, छोटी नदी या नालियों, नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। यानी कि छोटी नदी और नाले जिस जिस क्षेत्र से होकर के बह रही है उसको क्या कहेंगे, जल संभर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, जल संभर कहेंगे, है ना। जिन क्षेत्र से वह बह रही है उसको जल संभर कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें छोटी नदियों में, तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, कौन सा, अरवरी नदी का। कौन सा, अरवरी नदी, है ना, ध्यान रखिएगा कौन सा है, अरवरी नदी है। यह जो अरवरी नदी है, ध्यान रखिएगा, यह कहाँ है, यह राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। राजस्थान का अलवर जिला है, उस जिले में एक पहाड़ी है अरावली पर्वत श्रृंखला। उसी अरावली पर्वत श्रृंखला से यह जो है अरवरी नदी बहती है ना, उसी अरावली पर्वत श्रृंखला से यह जो है अरवरी नदी बहती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए बात करें, है ना, ऐसे करके कुछ है। चलिए, मुझे उधर का काम नहीं, इधर उधर मैं बनाऊंगा नहीं। चलिए, यहाँ पर क्या है, इस साइड से आप देखिएगा तो लगभग लगभग गुजरात का क्षेत्र है ना। यह जो क्षेत्र है लगभग लगभग किसका है, गुजरात का क्षेत्र है। क्या है, यह गुजरात है ना, क्या है, यह गुजरात है। उसके बाद एक और क्षेत्र यहाँ पर आपको पड़ेगा जिसको क्या कहते हैं, राजस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, राजस्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान। राजस्थान के अलवर जिले में एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं अरावली पहाड़ी श्रृंखला। एक ना, एक श्रृंखला है जिसको कहते हैं अरावली पहाड़ी श्रृंखला। इस पहाड़ी श्रृंखला से एक नदी का उद्गम होता है। इस पहाड़ी श्रृंखला से क्या होता है, एक नदी का उद्गम होता है ना, एक नदी का उद्गम होता है जिसको क्या कहा जाता है, अरवरी नदी। क्या कहा जाता है, अरवरी नदी। और इसको क्या कहेंगे, अरावली, है ना, अरावली श्रृंखला। क्या कहेंगे, अरावली श्रृंखला कहेंगे। और ये अरवरी नदी राजस्थान के किस जिले से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा जिला, अलवर जिला। कौन सा जिला, अलवर जिला। राजस्थान से क्या निकल रही है, अरवरी नदी निकल रही है। तो ये नदी जिस क्षेत्र से होकर के बहेगी उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, उस क्षेत्र को कहेंगे जल संभर। क्या कहा जाएगा, जल संभर कहा जाएगा, है ना। क्लियर यहां तक। पढ़ लो सभी बच्चों, अच्छे से पढ़ लो, है ना। बहुत मेहनत लगता है सब कुछ करने में, कंटेंट बनाने में, तो पढ़ लो। सारा कुछ मिल रहा है एक जगह पे और वो भी फ्री में, फ्री मिल रहा है, तो अच्छे से पढ़ लो। नॉलेज जो है ग्रहण कर लो। ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान है चाहे कहीं से भी मिले, है कि नहीं। आपने थ्री इडियट मूवी जिसने भी देखी होगी उसको पता होगा, हर जगह ज्ञान बट रहा है, जहां से समझ सकते हो समेट लो। भारतीय अपवाह तंत्र है, जो नदी जो सिस्टम है, इसको कई वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो समुद्र में कुछ नदियां जा रही है, सिंपल सी बात है, कुछ नदियां कहाँ जा रही है, समुद्र में। समुद्र में जब जल विसर्जन हो रहा है, यानी कि जिन नदियों का पानी समुद्र में जा रहा है, उसके आधार पर भारत की नदियों को दो दो तंत्र में, दो अपवाह तंत्र में विभाजित कर दिया है। कौन कौन सा, अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो जब आप है ना मैप बनाएंगे, इधर से अगर मैं बात करूं, इधर से अगर मैं मैप का ड्रॉ कर दूं थोड़ा सा यहाँ से नीचे ला करके ऐसे, तो इस साइड जो सागर है ना वह है अरब सागर। कौन सा है, अरब सागर। कौन सा सागर है, अरब सागर। और इस साइड जो पानी का सोर्स है उसको क्या कहेंगे, जो यहाँ पर पानी है, वाटर बॉडी है, इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। क्या कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि समुद्र में जल विसर्जन के स्थान पर, यानी कि कुछ नदियां कहाँ जा रही होंगी, कुछ नदियां गिर रही होंगी किसमें, कुछ नदियां गिर रही होंगी अरब सागर में, और कुछ नदियां कहाँ गिर रही होंगी, बंगाल की खाड़ी में। कुछ नदियां अरब सागर में और कुछ नदियां कहाँ गिर रही होंगी, बंगाल की खाड़ी में गिर रही होंगी। तो अरब सागर का अपवाह तंत्र अलग हो गया, यानी कि अरब सागर की नदियां अलग है,
यानी जो नदियां अरब सागर में गिरती है उसको अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है उसको बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर नदियों के प्रकार अगर आपसे पूछेगा तो बताइएगा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अरब सागर का अपवाह तंत्र और दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो अगर कुछ उदाहरण ले किसका? अरब सागर के अपवाह तंत्र का, है ना। कुछ अगर उदाहरण ले तो उदाहरण में अगर बात करें, एग्जाम्पल में अगर आप बात करेंगे तो अरब सागर में मैप से भी पता चल रहा है कुछ प्रमुख नदियां हैं। ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और माही नदी प्रमुख नदी है। कौन कौन सी नदी है? माही है ना, नर्मदा है और ताप्ती नदी है। प्रमुख रूप से इन तीन नदियां हैं, और भी बहुत सारे इसकी सहायक नदी है, लेकिन प्रमुख रूप से मैं बात कर रहा हूं ये तीन नदियां। इसके बाद भी और कोई नदी है क्या? बिल्कुल। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की अगर आप बात करेंगे, इसके उदाहरण की अगर आप बात करेंगे तो काफी सारी नदियां हो जाएगी। एक तो आपका महानदी दिख रहा है, दूसरा आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी है। कौन कौन सी है? महानदी है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी है ना। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। और कौन सी नदी है? कावेरी नदी। और कौन सी नदी है? कावेरी नदी। तो पूछेगा निम्न में से कौन बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र नहीं है? तीन ऑप्शन यहाँ से महानदी, गोदावरी और कृष्णा। एक यहाँ से दे देगा, माही दे देगा। या ऐसे पूछेगा निम्न में से कौन अरब सागर का अफवाह तंत्र नहीं है, तो तीन नदी यहाँ पर दे ही देगा, माही, नर्मदा और तापी दे ही देगा, और एक यहाँ से उठा करके दे देगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद और किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है भारतीय नदियों को? तो भारतीय नदियों को और भी वर्गीकरण किया गया है जल समर्थ क्षेत्र के आकार के आधार पर, यानी कि कौन सी नदी कितना जल अपने अंदर रख सकती है, कितना जल अपने अंदर समा सकती है और कितना जल वह बहा सकती है, इस जल समर्थ क्षेत्र के आधार पर, है ना। कहता है ना, कोई कितना ज्यादा समर्थ है। जैसे कोई 4 ही रोटी खाता है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 10-20 रोटी खा जाता है, तो वह उसका सामर्थ्य है, वह उसका सामर्थ्य है ना। कोई 1 लीटर पानी पिएगा, कोई आधा लीटर पानी पिएगा, कोई 250 ml ही पानी पिएगा, तो वह उसका समर्थ होता है। तो इसी प्रकार से नदियों का भी अपना अपना समर्थ है। कोई नदी बड़ी है, कोई छोटी है, कोई ज़्यादा चौड़ी है, कोई संकरी नदी है, सिंपल सी बात है। कोई लंबाई में ज़्यादा है, कोई चौड़ाई में ज़्यादा है, तो सबकी अलग अलग क्या है? जल समर्थ करने की क्षमता है, जल रखने की क्षमता है। तो इसके आधार पर कई सारे तीन भाग में बांटा गया। प्रमुख नदी द्रोणी, मध्य नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। ये आ गया ना, नदी द्रोणी क्या है? नदी द्रोणी मैंने आपको बताया था ना, इसलिए मैं सारे शब्दों का मतलब आपको समझा चुका हूं ताकि आपको सारी चीजें याद रहे। उसके बाद, है ना, चलिए उसके बाद और भी है। उद्गम की प्रकृति के स्थान पर, यानी कि नदियां कहां से निकल रही है ना, कहां से नदियों का उद्गम हो रहा है। जैसे आप दिल्ली जाएंगे और मान लीजिए पटना से जाएंगे, तो आप कहां से, आपका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? आप कहां जा रहे हैं? रेलगाड़ी से जा रहे हैं, है ना। किससे जा रहे हो आप? रेलगाड़ी से जा रहे हो। यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है ना। किससे जा रहे हो? रेलगाड़ी से जा रहे हो। और आगे क्या है? एक तरह का कह सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा थोथोर निकाल देते हैं, ये क्या हो जाएगा? इंजन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इंजन हो जाएगा। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर क्या है कि लोग जो हैं बैठे हुए हैं। सब में एक ही कि नहीं, बना देते हैं एक एक, बार समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है? लोग बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए रेलगाड़ी कहाँ से खुली? रेलगाड़ी खुलती है पटना जंक्शन से। कहाँ से खुली? पटना जंक्शन से खुली, है ना। और कहाँ जाएगी? तो रेलगाड़ी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तो पटना जो होगा आपका यहाँ पर, पटना जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, पटना, यह हो जाएगा उद्गम स्थल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उद्गम स्थल हो जाएगा, है ना। और दूसरा दिल्ली जो है, दिल्ली आपका क्या हो जाएगा? गंतव्य स्थल, है ना। क्या हो जाएगा? गंतव्य स्थल हो जाएगा दिल्ली आपका। तो ये रेलगाड़ी का मालगाड़ी ज्यादा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, बस समझ लीजिए, बस समझ लीजिए। रेलगाड़ी कम, मालगाड़ी ज्यादा लग रहा, मैंने मालगाड़ी में आदमी को बैठा दिया है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, बस समझने के लिए। तो उद्गम और गंतव्य स्थल में आपको समझा रहा था। क्या समझा रहा था? उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल में आपको समझा रहा था। जहां तक आपको जाना है वो आपका गंतव्य स्थल, जहां से आप जा रहे हैं वह आपका उद्गम स्थल हो जाएगा। तो नदियों का भी उद्गम स्थल है, नदियां कहीं ना कहीं से निकलती होगी, तो उस उद्गम स्थल के आधार पर, उद्गम के प्रकार के आधार पर और उसके विशेषताओं के आधार पर केवल 2 प्रकार की नदियां हैं। हिमालयी अफवाह तंत्र है, हिमालयी होगा, और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके आइए सबको देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा करके, है ना। क्या करके? थोड़ा थोड़ा सा करके देख लेते हैं, चलिए।
है ना। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, पहला तो यही था, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर दो प्रकार की नदियां थी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की नदियां थी। तो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, तो ध्यान रखिएगा भारत के दो साइड में, पूरब के साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम के साइड में क्या है? अरब सागर। तो पहले देख लेते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र। क्या देख लेते हैं? अरब सागर का अपवाह तंत्र। तो इस तंत्र में कुल अपवाह क्षेत्र का 23% भाग शामिल है। यानी कि जितनी नदियां फ्लो हो रही है, जितनी नदियां बह रही है, उसकी 23% है। भारत में जितनी भी नदियां बह रही है उसका जो 23% हिस्सा है, कहां पर अपवाहित हो रहा है? कहां पर नदी का जल बह रहा है? कहां पर? अरब सागर में। कहां पर बह रहा है? अंततः आकर के अरब सागर में गिर जा रहा है। जिसमें कौन कौन सी नदी है? मुख्य रूप से सिंधु नदी है, नर्मदा नदी है, तापी नदी है, माही नदी है, पेरियार नदी है। ये सारी नदियां शामिल है, जिसका जल कहां जाता है? जिसका जल अरब सागर में जाकर के गिर जाता है ना। जिसका जल कहां गिर जाता है? अरब सागर में जाकर के गिर जाता है, और ये नदियां अपना जल अरब सागर में गिरा देती हैं। किस किस नदियों का जिक्र आया जिसका जो जल है वो अरब सागर में जाकर के गिर जाता है? तो सबसे पहले सिंधु नदी। तो सिंधु नदी ना कहीं यहां से निकल करके आती है। अगर मैं बताऊं आपको, तो सिंधु नदी का इसी मैप में, सिंधु नदी का अगर यहां पर मैं उद्गम स्थल आपको बताऊं, तो यहां से कुछ, यहां से सिंधु नदी निकलेगी और यहां पर जाकर के नीचे कहां गिर जाएगी? अरब सागर में। ये कौन सी नदी मैंने बनाई? ये मैंने बनाई सिंधु नदी। कौन सी नदी बनाई? सिंधु नदी मैंने बनाई। कौन सी नदी बनाई मैंने? सिंधु नदी बनाई, है ना। तो सिंधु नदी बनाई। तो सिंधु नदी का अफवाह तंत्र आपको समझ में आ गया। नर्मदा है, नर्मदा का भी पानी कहाँ जा रहा है? नर्मदा का भी पानी तापी, माही, पेरियार सबका पानी कहाँ जा रहा है? अरब सागर में जा रहा है। तो ये जो नदी है यहाँ पर, ये जो है तापी नदी है ना। कौन सी नदी है यह जो हो जाएगा तापी नदी। उसके बाद अगर बात करें तो एक नदी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी, जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। उसके बगल से यहाँ पर एक और नदी गई है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहा जाता है नर्मदा नदी। क्या कहते हैं यहाँ पर? नर्मदा नदी कहा गया है। पेरियार नदी दक्षिण भारत में, खास करके तमिलनाडु केरल में है ना, तमिलनाडु से निकल करके अरब सागर में जाती है। इसको क्या कहते हैं? पेरियार नदी कहते हैं। पेरियार एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्हीं के नाम पर इस नदी का नाम पेरियार नदी रखा गया है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये सारी नदियां अपना जल कहाँ गिरा देती हैं? अरब सागर में। कहां पर गिराती हैं? अरब सागर में सारी नदियां अपना जल गिरा देती है। उसके बाद अगर बात करें दूसरा अफवाह तंत्र, है ना, दूसरा जो हमारे पास दूसरा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। इसका मतलब है वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित कर देती है, अपना जल विसर्जित कर देती है, या अपना जल गिरा देती है। तो इस तंत्र में बात करें तो कुल 77% भाग आता है। कितना? 77% भाग। 23% भाग कहाँ गिर रहा है? 23% भाग जो नदी, 23% जो पानी है, या 23% पानी है, वह कहाँ आ रहा है? अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में। और बाकी का क्या बचा? 77% भाग वो कहाँ आ रहा है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में 77% नदियां अपना पानी गिरा रही है, और 23% नदियां अरब सागर में अपना पानी गिरा रही है। तो यह भी ध्यान रखना होगा, डेटा भी आपसे पूछा जाएगा, तो डेटा भी ध्यान रखना। अरब सागर में 23%, बंगाल की खाड़ी में 77%। तो यहाँ पर एक बात बताया गया है कि कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग शामिल है, जिसमें गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, महानदी है, कृष्णा नदी है। कौन सी है? कृष्णा नदी। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, माही, कृष्णा आदि शामिल है। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। अब आपको एक चीज कंफ्यूजन नहीं करना है यहाँ पर कि सर ये बताइए नदी कहाँ से बहती है, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है। तो इसके लिए एक प्रॉपर क्लास है ना। प्रॉपर मतलब प्रॉपर क्लास है, पूरा मैप पर ही क्लास है। तो सभी बताऊंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, है ना, सिंधु नदी तंत्र, सब कुछ बताऊंगा आपको। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस पैसेंस बना करके रखिए, है ना। क्या करना है आपको? पैसेंस बना करके रखना है। तो ये सभी नदियां कहाँ गिरी? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी कई राज्यों से बहती है ना, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी कई राज्यों से होकर के बहती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर भारत का नक्शा आपको बनाने के लिए आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग क्या करेंगे? सीख लेंगे भारत का नक्शा बनाना, है ना, ऐसे करके। समथिंग ऐसे कुछ एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। तो ये क्या होगा? एक तरह से भारत का नक्शा हो गया ना, नॉट ऑन द स्केल पर है। तो मैं बात करूँ गंगा नदी की, तो गंगा नदी का जो अफवाह तंत्र है, यह कई राज्यों से होकर के निकलती है, और अंत में कहाँ? बांग्लादेश से होते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो किन किन राज्यों से ये गुजर रही है? तो गुजरने की बात करें तो उत्तर प्रदेश,
बिहार, कहाँ से, बिहार। इसके बाद अब बात करें वेस्ट बंगाल, कहाँ से, वेस्ट बंगाल में जाती है, वेस्ट बंगाल में, और अंत में कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश। कहाँ पर, बांग्लादेश में चली जाती है, जहां पर इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से। और क्या है यह गंगा नदी है। क्या, कौन सी नदी है, गंगा नदी है। तो कुछ ऐसे ही इसको जो है समझिएगा। और आप पूछिएगा सर कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर गिर रही है, तो गिर तो अरब सागर में रही, कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर इसको गंगा कहते हैं, क्या जहां से निकलती है वहीं पर गंगा कहते हैं, नहीं, जहां से निकलती है वहां पर गंगा नहीं है। ध्यान रखिएगा, सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो गंगा नदी तंत्र हो गया है ना, क्या है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, कृष्णा नदी, और एक चीज और, ब्रह्मपुत्र नदी अगर आप यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा तो ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी चीनी क्षेत्र तिब्बत से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम राज्य से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए कहाँ आकर के फिर से मिल जाती है, ये तो गंगा नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ आकर के मिल जाती है, अरब सागर में। कहाँ पर आकर के मिल जाती है ये नदी, अरब सागर में आकर के मिल जाती है। तो ये सभी बताऊंगा। ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है यह, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही है उसका अगर टोटल भारत में नदियों के बहाव क्षेत्र की बात करें कि कौन सी नदियां कहां पर जाकर के गिर रही है, तो अरब सागर में मात्र 23% नदियां गिरती है, या 23% नदियों का पानी गिरता है। और वहीं बंगाल की खाड़ी में 77% नदी, कितना हो जाएगा, 77% नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला था हमारा जो जल क्षमता, जल सामर्थ्य है ना, यही था ना, जल समर्थ क्षेत्र के आधार पर कौन सी नदियां कितना जल अपने अंदर रख सकती है। जल समर्थ क्षेत्र के आकार के आधार पर नदियां 3 प्रकार की हैं। ठीक है, नदियां कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की है। तो पूछिएगा कौन कौन सी, तो पहला है प्रमुख नदी द्रोणी, यानी कि इसका वह क्षेत्र नहीं है, इसका क्या होगा, अपवाह क्षेत्र। क्या होगा इसका, अपवाह क्षेत्र। यहां पर अगर मैं लिखूं तो यहां पर लिख देता हूं, इसका अपवाह क्षेत्र है ना। अपवाह क्षेत्र मतलब किस किस क्षेत्र से होकर के नदियां बहती है। तो इसका अपवाह क्षेत्र बात करेंगे तो 20,000 वर्ग किलोमीटर होगा। कितना होगा, 20,000 वर्ग किलोमीटर। और इसमें 14 नदियां प्रमुख रूप से शामिल है। कितनी, 14 नदियां, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी, ये सब प्रमुख नदी द्रोणी है। इसका जल सामर्थ्य करने की क्षमता काफी ज्यादा है, इसमें जल रखने की क्षमता काफी ज्यादा है, इसके जल ग्रहण करने की क्षमता काफी ज्यादा है। गंगा नदी आपको मैं बता चुका हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी है ना, सारा कुछ यहाँ पर मैप पर देखिए आपको है ना। यहाँ पर है आपका गंगा नदी, क्या है, गंगा नदी। गंगा नदी यहाँ से होते हुए कहाँ चल जाती है, लास्ट में यह बांग्लादेश में आकर के कहाँ पर, वेस्ट बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ पर ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ये भी लास्ट में आकर के कहाँ, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र, जो कृष्णा नदी गिरती है वो बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना, तापी के ऊपर नर्मदा, और उसके ऊपर एक नदी है बहती है जो क्या कहते हैं, जिसको माही नदी कहते हैं। तो ये सारी नदियां किसके तहत आ जाएंगी, मादी नहीं है, क्या है, माही है। क्या है, माही। सारी नदियां किसके तहत आएगी, प्रमुख नदी द्रोणी के तहत आएगी। किसके तहत, प्रमुख नदी द्रोणी के तहत आएगी। अगला बात करें मध्य नदी द्रोणी, यानी कि उसका मतलब उसका क्षेत्र कम है। उसका क्या है, क्षेत्र कम है। दूसरी बात, क्षमता भी कम है। एक तो क्षेत्र तो कम है, दूसरी क्षमता भी कम है। इसका क्षेत्र 2000 से लेकर के 20,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तक है। कितना, 2000 किलोमीटर से लेकर के 20,000 वर्ग किलोमीटर तक। इसमें 44 नदी द्रोणी है, जैसे पेरियार तमिलनाडु की नदी है ना, मेघना नदी, ये सब नदी इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो पेरियार नदी की बात करिएगा तो यहाँ पर कौन सी नदी है, एक यह जो नदी है यह क्या हो जाएगा, पेरियार नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, पेरियार नदी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये सारी नदी मध्य नदी द्रोणी के तहत आते हैं। उसके बाद है लघु नदी द्रोणी। कौन सी द्रोणी है, लघु नदी द्रोणी है, यानी कि लघु का मतलब छोटा, लघु का मतलब क्या, छोटा।
तो इसका अफवाह क्षेत्र जो है मात्र 2000 वर्ग किलोमीटर का, कितना 2000 वर्ग किलोमीटर का, और इसमें न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सारी नदियां बहती, यानी कि वैसा क्षेत्र जो शुष्क है, जहां पर वर्षा होती भी है तो बहुत कम, ना के बराबर होती है, ऐसे क्षेत्र में, जैसे का मरुस्थल हो गया, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, गुजरात का कच्छ क्षेत्र हो गया, इस समय जो नदियां बहती है वह लघु नदी द्रोणी के तहत आती है। जैसे लूनी नदी राजस्थान में बहती है, बनास नदी राजस्थान में बहती है, दोनों नदी कहाँ बह रही है, राजस्थान में। माछू नदी है का कच्छ गुजरात में बह रही है, तो लूनी और बनास राजस्थान में बह रही है ना। लूनी नदी और बनास नदी की बात करेंगे तो यह राजस्थान में बह रही है, तो राजस्थान में है ना, राजस्थान की बात करें तो एक तो नदी हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, लूनी, और एक नदी हो जाएगा बनास, एक नदी हो जाएगा लूनी, एक नदी कौन सा हो जाएगा, बनास नदी, है ना। एक है माछू नदी, क्या था माछू नदी, जो कहाँ था, गुजरात कच्छ के रन में, है ना, गुजरात का कच्छ जो था, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसको क्या कहते हैं, माछू नदी। यह सब जो क्षेत्र शुष्क है, यानी कि बहुत कम वर्षा होती है यहाँ पर, इसलिए इसको किस में रखा गया है, लघु नदी द्रोणी के तहत। किसके तहत रखा गया है, लघु नदी द्रोणी के तहत रखा गया। उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर नदियां यहाँ पर दो प्रकार की हैं। कौन कौन से प्रकार की, कितने प्रकार की, दो प्रकार की, यानी कि नदियां कहाँ से निकल रही है ना, इसके आधार पर नदियां दो प्रकार की है। तो अगर उद्गम की बात करें कि कौन सी नदियां कहाँ से निकल रही है, अगर उद्गम की बात करें, उद्गम का मतलब होता है कि कौन सी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी कि कौन सी नदियां कहाँ से निकल रही है। अगर उसकी बात करें तो उसके प्रकार, यानी कि नदियां कहाँ से निकल रही है, प्रकृति, कौन सी नदियां, उस नदियों का नेचर, स्वभाव कैसा है, उस नदी की क्या क्या विशेषताएं हैं, अगर इस आधार पर बात करें तो दो प्रकार की अफवाह तंत्र है। कौन कौन से, पहला तो हिमालयी अफवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत और हिमालयी भारत, है ना। अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत और हिमालयी भारत की तो यहां पर देख लीजिए, है ना, एक और मैप देख लीजिए आप, है ना। समथिंग कुछ ऐसे। तो क्या बात करें, हिमालयन, हिमालयन नदी, तो हिमालय का ये रेंज मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। हिमालय का ये जो रेंज मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्या है, हिमालय श्रेणी, क्या बोलते हैं इसको, हिमालय श्रेणी, है ना। तो यहां से कुछ नदियां निकल रही है, कुछ नदियां कहां से निकल रही है, प्रायद्वीपीय भारत से। कहां से, प्रायद्वीपीय भारत से निकल रही है। तो उद्गम स्थल के स्थान पर प्रायद्वीपीय भाग या प्रायद्वीपीय पठार, है ना, प्रायद्वीपीय भाग या प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत, कुछ भी आप कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। तो जो नदियां प्रायद्वीपीय भाग से निकले उसको प्रायद्वीपीय नदियां कहा गया या प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र कहा गया। जो नदी हिमालय क्षेत्र से निकल रही है, हिमालय क्षेत्र होगा, क्या होगा, हिमालय क्षेत्र से जो नदी निकल रही है उसको हिमालयन अफवाह तंत्र कहा जाएगा। जैसे गंगा, जैसे मान लीजिए ये है ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है, गंगा नदी तो बाद में आकर के गंगा होती है ना, गंगा नदी बाद में आकर के गंगा होती है, उससे पहले कुछ और है, भागीरथी, अलकनंदा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती है, नर्मदा हो गया, है ना, तापी हो गया, माही नदी हो गया, इधर महानदी हो गया, है ना, इसके अलावा कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी नदी है, ये सब नदी कहाँ से, प्रायद्वीपीय भाग की नदियां हैं। तो नदियों के उद्गम स्थल के स्थान पर अफवाह तंत्र दो प्रकार के हुए, कौन सा, एक तो हिमालयी अफवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। कौन कौन सा हो गया, एक तो आपका हिमालयी अफवाह तंत्र हुआ और दूसरा आपका प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र हुआ। अब एक एक करके अगर दोनों को देखेंगे तो पहले हिमालयी अफवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है ना, हिमालयी अफवाह तंत्र को तीन भागों में, कौन सा, सिंधु नदी का तंत्र, गंगा नदी का तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। ये काफी डीप टॉपिक है, काफी डीप मतलब काफी डीप टॉपिक है। आपको इसको समझने के लिए प्रॉपर तरीके से बैठना होगा, इस तरह से बात नहीं कीजिए, नहीं तो क्या होगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज बात ना करें, जब आप पढ़ने के लिए आए, अपना 1 घंटा कीमती समय दे रहे हैं तो आप उसमें पढ़िए, उसमें क्या करना, आपको पढ़ना है। और हाँ, अगर किसी व्यक्ति को पीडीएफ चाहिए, है ना, अगर बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ चाहिए तो तनु क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आप क्या करिएगा, तनु क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए।